प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम व्यावसायिक सांख्यिकी से संबंधित श्रृंखला लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको व्यावसायिक सांख्यिकी से संबंधित समग्र, समंक आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पहले पूर्व के वीडियो में मैंने सांख्यिकी की परिभाषा, समंक की विशेषताएं और उसके बाद समंकों को इकट्ठा किया जाना, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, ये विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा निदर्शन या प्रतिचयन, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग बहुत ही रोचक विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा, निदर्शन या प्रतिचयन जानने के पहले हमें जानना होगा सांख्यिकीय अनुसंधान। सांख्यिकीय अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। चलिए पहले ये जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी बिंदु पर जांच करता है, हम या यूं कहें गहन जांच करता है, उसे रिसर्च कहते हैं। लेकिन जब हमने ये तय कर लिया कि हमें रिसर्च करना है, तो अनुसंधान से पूर्व ही यह निर्णय करना पड़ता है कि अनुसंधान के काम में जितनी इकाइयां आएंगी, हम प्रत्येक इकाई का परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, या उनमें से कुछ इकाइयों को चयनित कर लेंगे, उसके आधार पर परीक्षण करेंगे। मैंने ये कहा कि सांख्यिकीय अनुसंधान पर हैं आप। सांख्यिकीय अनुसंधान में जब कभी कोई व्यक्ति किसी विषय से संबंधित प्रत्येक बिंदु की गहन जांच करता है, उसे सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। चलिए मान लिया। लेकिन जब कभी हमें अनुसंधान करना होगा, अनुसंधान करने के लिए हमारे पास कुछ इकाइयाँ होंगी, कुछ आंकड़े होंगे। उन आंकड़ों में से हमें ये चयनित करना होगा, हम प्रत्येक इकाई की जांच करेंगे या उनमें से कुछ इकाइयाँ चुन लेंगे, उसके आधार पर जांच करेंगे। जब हमने ये निर्धारित किया कि हम प्रत्येक इकाइयों की जांच करेंगे या उनमें से कुछ इकाइयों की जांच करेंगे, उसी के आधार पर हमारे दो नियम सामने आते हैं, और एक को उसमें संगणना कहा जाता है और दूसरे को निदर्शन या प्रतिचयन कहा जाता है। संगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ की जनगणना का भी नाम दिया जाता है, और निदर्शन या प्रतिचयन को सैम्पलिंग बोलते हैं। चलिए, लेकिन सांख्यिकीय अनुसंधान हम जान रहे थे कि अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर, जांच करने वाला, अनुसंधान के काम में आने वाली, हम मान लेते हैं ये एक, कह लीजिए लॉट्स ऑफ डाटा, लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, या यूं कह लीजिए कि बहुत अधिक संख्याओं की एक श्रृंखला है, आंकड़ों की एक सूचना है, आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए हम ये एक एक डाटा कलेक्ट किए हुए हैं, ये डाटा हैं, ठीक। अब इन डाटा जो अवेलेबल डाटा हैं, मान लीजिए इनको प्रत्येक को एक यूनिट कहा जाएगा। अगर हम एक एक की बात करते हैं, जितने अवेलेबल सूचनाएं होती हैं, जितने अवेलेबल डाटा होते हैं, प्रत्येक को, एक को 1 यूनिट कहते हैं, इकाई बोलते हैं। लेकिन जितने आंकड़े होते हैं, अगर उन सारे आंकड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए, तब उसे यूनिवर्स बोला जाता है, समग्र बोला जाता है। यूनिवर्स बोला जाता है या समग्र बोला जाता है। फिर सुन लीजिए, अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों के समूह को समग्र कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, समग्र, यूनिवर्स। अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों के समूह को समग्र कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये दिया जाए कि मान लीजिए एक कंपनी पिछले 50 साल से चल रही है
और उस कंपनी का ऑडिट कराना है। ऑडिटर आए या जांच करानी है और वो ऑडिटर आए और पिछले 50 वर्षों की सूचना मांगे। पूरे 50 वर्ष की सूचना दी गई, तो जो 50 वर्ष की उसे सूचना दी गई, तो एक वर्ष की सूचना उसके लिए एक इकाई कहलाएगी। और पूरे 50 वर्ष की सूचना को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो पूरे 50 वर्ष की सूचना को क्या कहा जाएगा? समग्र कहा जाता है। तो आप ये कहिए कि अनुसंधान के काम में आने वाली इकाइयों के समूह को समग्र कहते हैं। फिर से जान लीजिए हमने क्या जाना। हमें आज इस टॉपिक पे निदर्शन या प्रतिचयन पढ़ना है। मैंने आपसे शुरुआत की सांख्यिकीय अनुसंधान से। जब किसी एक विषय पर हमें किसी आंकड़ों से संबंधित जांच करनी हो, गहन जांच करनी हो, तो उसे अनुसंधान कहते हैं और उस जांच करने वाले व्यक्ति को अनुसंधानकर्ता कहते हैं। लेकिन किसी भी अनुसंधान की शुरुआत करने से पहले हमें यह निर्धारित करना होता है कि अनुसंधान के काम में जितनी इकाइयां हैं, हम प्रत्येक इकाई की जांच करने जा रहे हैं या उनमें से कुछ इकाइयों को चयनित करके उसके आधार पर जांच करेंगे। अगर हम प्रत्येक इकाइयों की जांच करने जा रहे हैं तो वो संगणना या सेंसस में आएगा, और अगर हम उनमें से कुछ इकाइयों की जांच करने जा रहे हैं तो वो निदर्शन या प्रतिचयन में आता है। लेकिन उसके बाद हमने ये जानना चाहा कि आखिर ये अनुसंधान के काम में जो इकाइयां आएंगी वो कैसे, एक साथ कैसे। तो मैंने ये बताया कि मान लीजिए अनुसंधान के काम में जितनी इकाइयां हैं, पहले ये मान लीजिए एक आंकड़ों का कलेक्शन है, हमारे पास इतने आंकड़े इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इन आंकड़ों में से अगर हम एक एक को चयनित करें तो ये इकाई कहलाएंगे, एक एक को इकाई कहलाएंगे। लेकिन अगर इन सब को हम एक साथ रख देते हैं तो ये सब एक साथ क्या कहलाएंगे? समग्र कहलाएंगे। जैसे एक कंपनी में एक वर्ष की जो सूचना होगी, अगर हम लाभ हानि की बात करते हैं तो एक वर्ष की जो सूचना निकल के आती है वो इकाई है। लेकिन कंपनी जब से चल रही है तब से अगर सूचना ली जाए तो वो क्या कहलाएगा? समग्र कहलाएगा। कंफर्म? अगर ये कंफर्म हो चुका है तो हम समग्र के प्रकार पे चलते हैं। समग्र के प्रकार, समग्र दो प्रकार के होते हैं, एक संख्या आधार पर और दूसरा अस्तित्व आधार पर। समग्र दो प्रकार के होंगे, एक संख्या आधार पर और दूसरा अस्तित्व आधार पर। संख्या आधार पर भी समंक दो प्रकार के होंगे और अस्तित्व आधार पर भी समंक दो प्रकार के होंगे। अस्तित्व आधार पर भी दो प्रकार के होंगे और संख्या आधार पर भी दो प्रकार के होंगे। अगर हम संख्या आधार पर आते हैं तो एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनंत। अगर हम अस्तित्व आधार पर आते हैं तो अस्तित्व आधार पर भी समंक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, समग्र दो प्रकार के होंगे, एक संख्या आधार पर और एक अस्तित्व के आधार पर। अगर संख्या के आधार पर जानते हैं तो संख्या के आधार पर भी समंक दो प्रकार के होंगे, एक निश्चित और दूसरा अनंत। अगर हम अस्तित्व के आधार पर आते हैं तो ये भी दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैंने पहले ही आपको ये बताया कि अनुसंधान के काम में आने वाली इकाइयों के समूह को समग्र कहा जाता है। मतलब आंकड़ों का एक पूरा समूह होगा। तो अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो वो इकाई कहलाता है, यूनिट। लेकिन अगर इकाइयों के समूह को देखें तो वो समग्र कहलाता है। इकाइयों के समूह को समग्र कहते हैं। और समग्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे, एक तो संख्या आधार पर और दूसरे अस्तित्व आधार पर। संख्या के आधार पर मतलब जिनमें आंकड़ों की संख्या दी गई होगी, उसके आधार पर जब हम समग्र को बांटें तो वो संख्या आधार पर कहलाता है।
और अस्तित्व आधार पर हम उनकी विद्यमानता जब परख रहे हों समग्र की, उसके आधार पर हम देखते हैं वो अस्तित्व आधार पर कहलाते हैं। मतलब जब हम आंकड़ों की संख्यात्मक बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं वो संख्या आधार पर समग्र कहलाते हैं, ठीक। और जब हम उसकी विद्यमानता के आधार पर देखें तो वो उनकी अस्तित्व आधार पर समग्र कहलाता है। संख्या आधार पर कैसे? निश्चित और अनंत, दो प्रकार में इनको बांटा गया है। निश्चित समग्र जिनकी आंकड़े या संख्याएं स्पष्ट होते हैं, जैसे अवध यूनिवर्सिटी के 2020 में छात्र जितने सम्मिलित हुए उनके आंकड़े पूरे हैं। अगर उनको एक साथ दिखाया जाता है तो चूंकि उनकी स्पष्ट संख्या विश्वविद्यालय के पास है, अगर उनकी स्पष्ट संख्या विश्वविद्यालय के पास है तो उन्हें निश्चित समग्र कहा जाएगा। जिनके बारे में कहीं कोई मतभेद नहीं है, आंकड़े उनके स्पष्ट हैं, उन्हें निश्चित समग्र कहा जाता है। और अनंत समग्र वो होते हैं जहाँ पे आंकड़ों की कोई संख्या उपलब्ध ही ना हो। जैसे भारत में कितना गेहूं उत्पादन हुआ हम क्विंटल में तो परख सकते हैं, लेकिन कितने दाने का उत्पादन हुआ हम इसकी परख नहीं कर सकते। तो उनकी उपलब्धता है तो, लेकिन इतनी ज़्यादा है हम उन्हें गिन नहीं सकते। जब वो इस बेस पर हम परखेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अनंत समग्र कहा जाएगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं अस्तित्व के आधार पर। अस्तित्व के आधार पर मैंने बताया उनकी विद्यमानता परखी जाती है, क्या ये वास्तव में है या नहीं। जब हम इस आधार पर समग्र को परखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे समग्र दो प्रकार के निकलेंगे, एक वास्तविक समग्र और दूसरा काल्पनिक समग्र। वास्तविक समग्र वे होते हैं जो कि वास्तव में होते हैं, जिनका कहीं न कहीं कोई न कोई स्रोत मौजूद होता है, उन्हें हम वास्तविक समग्र कहते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के लिए उपलब्ध सूचनाएं आदि जो भी आप कह लीजिए। लेकिन काल्पनिक समग्र वे होते हैं जो कहीं हमारे ख्यालों में हैं और हमने उनको मान लिया, वो काल्पनिक समग्र कहलाते हैं। तो समग्र भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, ये मैं आपको बता चुका। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें जानना होगा सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियाँ। सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियाँ, सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियाँ। तो सांख्यिकीय अनुसंधान दो तरीके से हो सकता है। एक तो संगणना, जिसे सेंसस बोलते हैं, और दूसरा सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियाँ। सांख्यिकीय अनुसंधान की दो रीतियाँ आपको मिलेंगी, एक संगणना और दूसरा निदर्शन या प्रतिचयन, सैम्पलिंग। निदर्शन या प्रतिचयन को सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग सबसे पहले आते हैं। मान लीजिए सांख्यिकीय अनुसंधान करना है, तो मैंने भी बताया था कि किसी विषय विशेष से संबंधित जब गहन जांच की जाती है उसे सांख्यिकीय अनुसंधान कहा जाएगा। आगे बढ़े। अब इसमें अनुसंधान के काम में आने वाली इकाइयों के समूह को समग्र कहते हैं, हमने ये जान लिया। अगर हम समग्र में किसी इकाइयों को ना चुने, मैंने ये कहा था ये समग्र है, मतलब इकाइयों के समूह को क्या कहेंगे? समग्र कहेंगे। अगर हम पूरे समग्र की जांच करें, किसी एक विशेष इकाई को ना चुने या 2, 4, 10 इकाइयों के समूह को ना चुने, बल्कि हमारे लिए पूरा समग्र ही प्रस्तुत है और उस पूरे समग्र की जांच की जाए, तब उसे हम किस विधि पे कहेंगे? संगणना अनुसंधान कहलाता है। फिर जान लीजिए, जब कभी अनुसंधान करता, आप इसको इस तरीके से परिभाषित करिए, जब कभी अनुसंधान करता अनुसंधान के काम में आने वाली प्रत्येक इकाइयों की गहन जांच करता है। जब कभी अनुसंधान करता अनुसंधान के काम में आने वाली प्रत्येक इकाइयों की गहन जांच करता है, तब उसे संगणना या सेंसस कहा जाता है। इसका सबसे टॉप मोस्ट का उदाहरण अपने यहाँ जनगणना जो होती है, हर 10 साल पर CSO सांख्यिकी
अनुसंधान के द्वारा, या आप कह लीजिए जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं हर 10 वर्ष में। जब जनगणना से संबंधित आंकड़े हर 10 वर्ष में प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे 1981 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होगा। अब मान लीजिए जनगणना से संबंधित जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं घर घर पे भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जिन्हें हम एनुमरेटर कहते हैं, प्रगणक घर घर पर जाएंगे, हमारे घरों से या व्यक्तियों से संबंधित सारी सूचना इकट्ठा करेंगे और उनको भारत सरकार के आंकड़ों में दिखाएंगे। तो वहाँ किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता। अब वो छूट जाए अलग बात है, लेकिन किताबों में ये होता है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति की सूचना छूटी नहीं है। तो भारत सरकार जब ये प्रयास करेगी तो हम एक व्यक्ति उसके लिए इकाई हैं और पूरा भारत देश उसके लिए समग्र है। तो वो किसी एक व्यक्ति की जांच ना करके 2, 4, 10 व्यक्तियों की जांच ना करके पूरे समग्र की गणना की जाएगी। तो उस विधि को क्या कहा जाता है? संगणना अनुसंधान कहा जाएगा, सेंसस कहा जाएगा। जैसे अगर आपके सामने एक बोरा गेहूं रख दिया जाए या 100 बोरे गेहूं रख दिए जाएं और उनमें से आपसे ये कहा जाए गेहूं की जांच करिए, तो शायद आप 2, 4, 10 बोरों से थोड़े थोड़े गेहूं लेकर जांच करने की ओर जाते। लेकिन संगणना अनुसंधान उसे कहते हैं कि आप पूरे की जांच ना करके पूरे की जांच करिए, किसी एक इकाई को छोड़िए मत, पूरी इकाइयों की जांच होगी। मतलब आप हर एक दाने की जांच करें, वो संगणना अनुसंधान कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ उपयोगिता भी हैं, लेकिन उनको जानने के पहले अब हम निदर्शन जान लेते हैं। जब हम दोनों जान लेंगे तब हमें ये बताने में आसानी होगी कि किसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। निदर्शन किसे कहेंगे? जब कभी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के काम में आने वाली सभी इकाइयों की जांच ना करके उनमें से कुछ इकाइयों को चुन लेता है और उसके आधार पर अपना रिजल्ट बताता है। जैसे ये पूरे को हम समग्र कहेंगे और पूरे की जांच ना करके उसने उसमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया। जब उसने कुछ इकाइयों को चुन लिया तो वो चुनी गई इकाइयों का समूह ही क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। और उससे संबंधित जो आंकड़े निकाले जाएंगे या जब जांच की जाएगी तो उसे ही सैंपलिंग कहते हैं। अर्थात सभी इकाइयों की जांच ना करके जब कभी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के काम में आने वाली सभी इकाइयों की जांच ना करके उसमें से केवल कुछ इकाइयों को चुन लेता है और उसके आधार पर रिजल्ट बताता है, उसे निदर्शन या प्रतिचयन कहते हैं। जहाँ कहीं समग्र का आकार बहुत बड़ा हो वहाँ ये विधि उपयोग में लाई जाती है। जैसे मैंने अभी 100 बोरे गेहूं का उदाहरण दिया। अगर 100 बोरे गेहूं की जांच करनी हो और आपसे कहा जाए हर एक दाने की जांच करिए तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जांचिए तो आप उनमें से कुछ बोरे गेहूं के कुछ दाने निकाल कर उसके आधार पर रिजल्ट बताएंगे, वो निदर्शन या प्रतिचयन होगा। इसका उदाहरण घर घर में आपको देखने को मिलेगा। हमारे घरों में महिलाएं चावल पकाते समय संपूर्ण चावल के दाने की जांच ना करके उनमें से कुछ दानों को चेक कर लेती हैं और उसके आधार पर रिजल्ट बता देती हैं कि चावल पका है या नहीं पका है। आप सपोज करो वो हर एक दाने को अगर चेक करने जाएं तो सारा चावल ही ख़त्म हो जाएगा भाई। अब इस जगह पे निदर्शन उपयुक्त है या संगणना? जाहिर सी बात है आपके जवाब में क्या आएगा? संगणना। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। जब हम खून जांच कराने के लिए जाते हैं तो कोई भी पैथोलॉजी सेंटर वाला या डॉक्टर हमारे शरीर में उपलब्ध पूरे खून की मात्रा में से कुछ बूंद रक्त का एक आंकड़ा लेता है और उस कुछ बूंद रक्त की सहायता से वो जांच करके बता देता है कि हमारे खून में क्या विकार पाया जा रहा है या क्या नहीं पाया जा रहा है, या शरीर में उपलब्ध कितने खून की मात्रा है। उसके आधार पर वो अपने टेस्ट बता देता है, रिजल्ट बता देता है। अब उससे हम ये कहें वो निदर्शन या प्रतिचयन कहलाता है कि पूरे शरीर में से उपलब्ध जितने रक्त की बूंदें हैं उनमें से कुछ रक्त की बूंदें निकालकर उसके आधार पर वो अपना रिजल्ट दे देगा। अब सोचिए उसी जगह पर डॉक्टर अगर संगणना विधि का इस्तेमाल करेगा तो मतलब हमारे शरीर में जितने खून हैं सबको वो निकाल लेगा।
अब सबको निकालने के बाद जांच करेगा, तो क्या उस जांच के बाद हम होंगे? शायद नहीं। मतलब ये कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी जहां संगणना उपयुक्त होगा और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां सैंपलिंग उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें दोनों में अंतर क्या है। मैंने ये बता दिया कि संगणना विधि उसे कहते हैं जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के काम में आने वाली सभी इकाइयों की गहन जांच करता है, किसी इकाई को छोड़ा नहीं जाता, तो उसे संगणना विधि कहते हैं। और जब कभी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के काम में आने वाली सभी इकाइयों की जांच न करके उनमें से कुछ इकाइयों को चुन लेता है और उसके आधार पर रिजल्ट बताता है, उसे सैंपलिंग बोला जाता है। ठीक। और मैंने उन दोनों के उदाहरण दिए। हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वो सेंसस कहलाती है। हमारे यहाँ जितने भी आंकड़े बहुत ज़्यादा होंगे उनमें अगर देखा जाए तो सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके उनमें से कुछ आंकड़े चुन लिए जाते हैं और उसके आधार पर रिजल्ट दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है। कोई कंपनी अगर वर्षों से चल रही है तो उसके सभी वर्षों की जांच ना करके कोई भी सीए आता है जांच करने के लिए, रिसर्चर होता है, उनमें से कुछ वर्षों को चुन लेता है और उसके आधार पर ही वो रिजल्ट बताता है। तो हमने ये उदाहरण आपको दिए समग्र या निदर्शन से संबंधित। अब हम संगणना और निदर्शन, मतलब यूँ कह लें सेंसस और सैंपलिंग, दोनों विधियों के गुण दोष जांचेंगे। क्या इनमें फ़ायदे हैं और क्या इनमें नुकसान है। जैसे अगर हम संगणना विधि के मेरिट्स पे आएँ, गुण पे आएँ, अगर हम संगणना विधि के गुण देखते हैं तो सबसे पहला विस्तृत एवं गहन जांच होती है। जब कभी हम संगणना विधि पे आते हैं तो आपने पहले ही पढ़ा कि संपूर्ण जांच की जाएगी, किसी इकाई को छोड़ा नहीं जाता। तो मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि विस्तृत एवं गहन जांच होती है। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब कभी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहा होता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। भाई जितने ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे, जितनी ज़्यादा वो जांच करेगा, जांच करने से उसके ज्ञान कौशल में भी वृद्धि होती है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर हम और इसके गुण परखें तो जहां समग्र में विविधता होती है, अनुपयुक्तता होती है, मतलब ये कह लें कि सूचनाएं अलग अलग तरीके से निकल के आती हैं, तो जब सूचनाएं अलग अलग तरीके से निकल के आती हैं वहाँ संगणना ही उपयुक्त होता है, निदर्शन उपयुक्त नहीं होता। और इसकी सहायता से जो भी जांच की जाएगी वो शुद्ध एवं विश्वसनीय होगी। मैंने आपको इसके कितने गुण बताए? 4 गुण बताए। इसकी सहायता से बताए गए जितने भी जांच होंगी या किए गए जितने भी अनुसंधान होंगे वो शुद्ध एवं विश्वसनीय होंगे। अगर आंकड़ों में अनुपयुक्तता हो या यूं कह लीजिए आंकड़े विविधतापूर्ण हो, सबकी सूचनाएं अलग अलग हों, तो वहां पे यही उपयुक्त होगा। उसके बाद इस पे ये आपको देखा गया है कि जो भी संगणना या अनुसंधान करता होता है, संगणना विधि से उसके ज्ञान कौशल में भी वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी चीज विस्तृत एवं गहन जांच संभव होती है। लेकिन निदर्शन में ये कहा गया कि जहां आंकड़े बहुत ज़्यादा हों वहां ये उपयुक्त होता है। वहाँ पे हम सभी की जांच ना करके कुछ इकाइयों को चुन लेंगे और उसके आधार पर निर्णय बता देंगे, वहाँ ये उपयुक्त होगा। दूसरा, जैसे मैंने कुछ परिस्थितियों में यही उपयुक्त होगा, जैसे मैंने खून जांच का उदाहरण दिया था। समय की बचत होगी, धन की बचत होगी। समय की बचत कैसे होगी? भाई कार्य इससे सबसे सरल और सुगमता पूर्वक हो जाएंगे। जब कार्य सरल और सुगमता पूर्वक हो जाएंगे तो इससे समय की बचत होगी। इससे धन की भी बचत होती है। भाई जितनी जांच करेंगे, जितना उसमें श्रम लगेगा, परिश्रम लगेगा, उसके आधार पर ही पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और अगर समय कम लगा, श्रम कम लगा, तो जाहिर सी बात है धन भी कम खर्च होगा। मतलब ये मितव्ययी होता है। और अगर और देखें तो कुछ परिस्थितियों में ये उपयुक्त होता है और कुछ परिस्थितियों में अनुपयुक्त होगा। ये जो इसके दोष निकल के आएंगे वही निदर्शन के क्या बन जाएंगे? गुण बन जाएंगे। जैसे अगर हम इसके दोष देखने शुरू करें, डिमेरिट्स, तो इसमें समय एवं धन की बर्बादी आपको दिखेगी। उसके बाद कुछ परिस्थितियों में अनुपयुक्त दिखेगा। तो जो इसके आपको दोष दिखेंगे वही इसके आपको मेरिट्स दिखेंगे।
ठीक। लेकिन इसके जो आंकड़े होंगे वो औसतन सिद्ध होते हैं या औसतन सत्य होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन ये होगा अप्रॉक्स होंगे, लगभग होंगे, विश्वसनीय होते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये उपयुक्त होगा, वहाँ इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अगर इतना अब हम जान लिए तो अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। कुछ इसके विशेष गुण भी होते हैं, जैसे जहां अनुसंधान, या हम कह लें जहां अनुसंधान के लिए समंक अनंत हो। जब समंक अनंत होते हैं वहां उपयुक्त निदर्शन होता है। निदर्शन के जरिए ही वहां पे आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। अब और आगे, जहां कहीं भी अपरिमित चीज़ें आए, मतलब हम कह लें उनको हम काउंटेबल नहीं हैं, तो उसके लिए ये उपयुक्त होगा। लेकिन दूसरी चीज़ें ये भी कही जा सकती हैं, जैसे इसके कलेक्शन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कहीं भी आंकड़ों का क्रम ऐसा ना हो कि हम एक निश्चित आधार पर ही चलें, मतलब अपने दायरे को सीमित नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने 100 बोरे गेहूं रखे गए और आपको जांच करनी है और आप हर बोरे में कहीं केवल बीच से ही चेक कर रहे हो, तो हो सकता है त्रुटि नीचे मौजूद हो सकता है ऊपर मौजूद हो। तो आपको अपने जांच का दायरा ऐसा रखना होगा कि आप प्रिडिक्टेबल ना हो। कहीं किसी में ऊपर से सैंपल चुन लिया, कहीं किसी बोरे में नीचे से सैंपल ले लिया। तो जब इन परिस्थितियों के आधार पर हम परखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये मिलेगा कि हम प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहे हैं, और एक विशेष सावधानी बरतनी होगी, चातुर्यपूर्ण होगा। लेकिन इसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो कभी कभी ट्रस्टेबल भी नहीं होते, भ्रामक हो जाते हैं इन परिस्थितियों में। लेकिन औसत अगर निकाला जाए, ज़्यादा इस्तेमाल निदर्शन का ही होगा, क्योंकि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है इन विशेष गुणों की वजह से, और लगभग सत्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम निदर्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा एक विशेष, अब इसमें भी टाइप्स वगैरह हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग दैव निदर्शन आदि की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि दैव से अभिप्राय होता है आकस्मिक, रैंडमली। जैसे कोई भी आंकड़े इकट्ठा करें तो आंकड़े इकट्ठा करने में कोई एक क्रम ना हो। मैंने अभी कहा, जैसे अब मान लीजिए आपको 100 वर्षों की जांच करनी हो तो आप चिट डाल देते हैं, लॉटरी पद्धति जिसे बोलते हैं, चिट डाल देंगे। तो चिट डालने के बाद उनमें से कोई एक स्वतंत्र या निष्पक्ष व्यक्ति होगा, वो उनमें से कुछ इकाइयों को चुन लेगा। अब वो कोई भी चुनी जा सकती हैं, सबके पास मौका होगा। इसी तरीके से ढोल घुमाकर, तो ढोल होगा, ढोल में कुछ पर्चियां डाल दी जाएंगी, उन पर्चियों को, ढोल को घुमाया जाएगा, जो चिट बाहर आ जाएंगी उनको चुन लिया जाएगा। तो मतलब एक म्यूजिकल चेयर जैसा गेम होता है, उस तरीके के आधार पर चुन लिया जाता है। किसी एक के लिए मतलब बराबर मौके होंगे, किसी को भी छोड़ने का चांस नहीं होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि चुने सब नहीं जाएंगे, उनमें से कुछ चुने जाते हैं। वो दैव ने आदर्श में आ जाता है, आकस्मिक दैव, रैंडमली या कैजुअल बोलते हैं उसे। ठीक। अब आगे आपको एक नियम जानना है, महांक जड़ता का नियम। आगे आपको एक नियम जानना है, महांक जड़ता का नियम। महांक जड़ता का नियम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्टिया भी बोलता है, और कुछ जगहों पर इसका जिक्र मिलेगा और बहुत सी जगहों पर इसका जिक्र नहीं है, और ये आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आते हैं महांक जड़ता का नियम। महांक जड़ता का नियम होता क्या है? अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो महांक से अभिप्राय बड़े से होता है, लार्जर, लार्जर, और जड़ता से तात्पर्य स्थिर से होता है, स्थिर, जड़वत। अब आप सोचिए, महांक मतलब बड़ा और जड़ता मतलब स्थिर, मतलब जो ज़्यादा बड़ा होगा
वो ज़्यादा फिक्स्ड होगा, स्थिर होगा, उनमें परिवर्तन बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। और जो छोटा होगा या कम होगा उसमें परिवर्तन शीघ्र देखने को मिलेगा। वही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया है। अभिप्राय ये कि जो बड़ी संख्याएं होंगी, जहां आंकड़े बड़े होंगे, वहां परिवर्तन जल्दी देखने को नहीं मिलता है, वो स्थिर होते हैं। और जहां आंकड़ों में उपलब्ध संख्याएं जो होंगी वो छोटी होंगी, उनमें परिवर्तन शीघ्र देखने को मिल जाता है। फिर से जान लीजिए, मैंने ये कहा महांक जड़ता का नियम। तो महांक जड़ता का नियम में यह है कि जो संख्याएं बड़ी होंगी वो स्थिर होंगी, उनमें परिवर्तन शीघ्र देखने को नहीं मिलता, और जो संख्याएं छोटी होंगी उनमें परिवर्तन शीघ्र देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी कक्षा के छात्रों के अंक देखें, अगर किसी छात्र के 10-12 अंक हैं, उसके 2-3 अंक कम हो गए तो उसका रिजल्ट बहुत प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी बड़ी संख्याओं की बात करें, जैसे अगर किसी छात्र के 10 अंक हैं, उसमें से 2 नंबर निकल गए तो उसका रिजल्ट 20% कम हो गया। लेकिन अगर किसी छात्र के 80 नंबर हैं, उसके 2 नंबर निकल गए तो नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत कम हुआ, और उसकी तुलना में और उसमें परिवर्तन भी उतना देखने को नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो ज़्यादा स्थिर होती हैं, उनमें परिवर्तन जल्दी देखने को नहीं मिलता, और जो छोटी संख्याएं होती हैं उनमें परिवर्तन शीघ्र देखने को मिल जाता है। वही महांक जड़ता का नियम कहलाता है। इसे हम कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक गांव में आप गेहूं का उत्पादन देखते हो, तो जब आप किसी एक गांव के गेहूं के उत्पादन को कलेक्ट करने के लिए गए, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए गए, और अगर आपसे कहीं त्रुटि हो गई, आप 1-2 घर भूल गए जोड़ने को, तो संभव है उस गांव के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और आपके आंकड़े सही नहीं होंगे। लेकिन कहीं ऐसा हो कि आपको आंकड़े इकट्ठा करने हैं पूरे एक ज़िले के, आप पूरे एक ज़िले का अगर आंकड़ा इकट्ठा करने जाते हो और आप अगर एक आध गांव भूल जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ तो आप एक घर भूले थे, फ़र्क पड़ गया। लेकिन यहाँ जब आप पूरे एक ज़िले का उत्पादन देखने गए और अगर आपने एक गांव भी मिस कर दिया या उसके आंकड़े सही नहीं आए, तो भी रिज़ल्ट पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आप एक स्टेट की बात करते हो, पूरे एक स्टेट का आप जाने रिजल्ट इकट्ठा करने के लिए आगे आए, तो जब आप पूरे एक स्टेट का आंकड़ा इकट्ठा करने गए हो गेहूं उत्पादन का, तो वहाँ पर अगर आप 1-2 तहसील अगर भूल गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप पूरे नेशन का जाते हो, पूरे एक राष्ट्र का निकालने के लिए जाते हो, अगर एक आध स्टेट भी गड़बड़ हो जाए तो विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप सोचिए कि जैसे जैसे आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हम गए या बढ़ाते गए, जैसे जैसे दायरे बढ़ते गए, वैसे वैसे त्रुटियां कम होती गई या उनमें परिवर्तन कम देखने को मिला, और जैसे जैसे हमारा मानक घटता गया या संख्याएं छोटी होती गई, उत्पादन कम करते गए, वैसे परिवर्तन शीघ्र देखने को मिला। उसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, महांक जड़ता का नियम कहा जाता है। कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, प्रश्नावली और अनुसूची हैं, जो थोड़े से टॉपिक हैं, मैं उसको बता देता हूं और उसको आप जानने के बाद फिर आगे हम न्यूमेरिकल के क्रम पर चलते हैं। ठीक, तो पहले हम प्रश्नावली और अनुसूची जान लेते हैं। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर और अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची को क्या कहा जाता है? शेड्यूल, शेड्यूल, और इसे क्वेश्चनेयर बोलते हैं, क्वेश्चनेयर। चलिए, एक तरफ से आता है। और एक रिक्त फॉर्म भी होता है, रिक्त फॉर्म, स्पेस होता है। ठीक, चलिए एक तरफ से आता है। क्वेश्चनेयर किसे कहते हैं? जब एक प्रश्नों की श्रृंखला हो, प्रश्नों का समूह हो, लेकिन उसका उत्तर किसी एक अलग पृष्ठ पर दिया जाए, उसे प्रश्नावली कहता है। हम बचपन में जब, या यूँ कह लीजिए जैसे 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड में आए, तो हमने सवाल लगाने शुरू किए।
तो वहाँ प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 मिला, मतलब वहाँ दिए गए प्रश्नों का एक समूह था, लेकिन उसका उत्तर हमें किसी अलग पेज पर देना था। तो जहाँ प्रश्नों का एक समूह हो जिसका उत्तर किसी एक अलग पेज पर दिया जाए उसे प्रश्नावली कहते हैं, क्वेश्चनेयर कहता है। अनुसूची किसे कहेंगे? जहाँ प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी, प्रश्नों का एक समूह होगा, लेकिन उसका उत्तर किसी अलग पेज पर ना देकर वहीं थोड़े स्पेस होंगे, वहीं पे उसका आंसर देना होगा, उसे अनुसूची बोलते हैं। फिर जान लीजिए, जहाँ प्रश्नों का एक समूह हो और उसका उत्तर किसी अलग पेज पर ना देकर वहीं थोड़ा स्पेस दिया हो, वहीं पे उसका उत्तर दिया जाए, उसे अनुसूची बोलते हैं। तो जब हमारे यहाँ प्रगणक जांच करने के लिए आते हैं तो वो अनुसूची लेके आते हैं, ठीक। लेकिन वहाँ जो स्पेस दिया होता है, उस उत्तर को लिखने की जो जगह दी होती है, उसे क्या कहते हैं? रिक्त फॉर्म कहते हैं। मतलब जहाँ पे प्रश्नों का एक समूह होगा, उसका उत्तर किसी अलग पेज पर दिया जाएगा, उसे प्रश्नावली बोलेंगे। जहाँ पर प्रश्नों का समूह होगा लेकिन उसका उत्तर उसी पृष्ठ पर वहीं उसके ठीक नीचे दिया जाएगा, उसके लिए स्पेस पहले से ही छोड़ रखा होगा, निर्धारित स्पेस उतने में ही देना होगा, उसे अनुसूची कहता है। और जो खाली स्थान छोड़ा रहता है जहाँ पे उत्तर लिखे जाते हैं, उसे रिक्त फॉर्म कहते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हमें जानने हैं। वो कौन सी प्रश्नावली होगी जो अच्छी होगी? एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, अच्छी प्रश्नावली के गुण एक तरफ से जानते हैं भैया। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रश्नावली में कुछ ऐसी बातें जैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़े, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। प्रश्नों के कुछ ऐसे समूह कि पहले एक वो प्रश्न होने चाहिए जिनसे छात्र आसानी से आपसे जुड़ सके, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर अंत में सबसे बड़े, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। उनमें किसी भ्रामक बातों का चयन ना हो, कुछ ऐसे प्रश्न ना हो जो व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभावित करते हों। आपको ये विशेष ध्यान में रखना होगा कि आपके द्वारा बनाए गए प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर बहुत कम से कम समय में दिया जा सके, हाँ, ना, यस, नो, ऐसे करके दिया जा सके। अब मतलब ये कि जैसे यहाँ आप सांख्यिकी में ही आगे चलेंगे तो आपको मिलेंगे प्रश्नों का जो क्रम होगा वो 3 तरीके से बांटा जाएगा, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, जो आगे हम सिखाएंगे। तो पहले व्यक्तिगत चले, फिर खंडित चले, फिर सतत चले। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले सतत देना शुरू करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन उसे सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो मतलब ये कि एक प्रश्नों के पूछने का क्रम होना चाहिए, पहले सबसे छोटे वाले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे। कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चंस ना हो, या उनके प्रश्न ऐसे भी हों जिन पे विशेष कोई त्रुटि ना आए, या यूँ कह लीजिए उन विरोधाभास वाले ना हो, भ्रामक नहीं होने चाहिए, कोई अपवादजनक ना हो। तो जब ऐसी आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो वो अच्छी प्रश्नावली कही जाएगी, एक बेल्ड कही जाएगी। तो जब इन चीज़ों को आप जान जाएंगे तब हम आगे न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलेंगे। तो लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए आप मुझे मजबूत करिए, ताकत दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ इतना कि आप अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपकी ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत कर सकें और किसी भी बिंदु को हम छोड़ेंगे नहीं। अब आगे हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।